नमस्कार मित्रों, मैं अजब सिंह आपके YouTube चैनल अजब सिंह जीएस क्लासी पर स्वागत करता हूं। हमारी बायोलॉजी चल रही है। आज हम नया टॉपिक देखते हैं, पढ़ते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आनुवंशिकता आज हमारा चलेगा, तो इसे जानते हैं। आनुवंशिकता क्या है? देखो, आनुवंशिकता क्या है कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने की विधि को आनुवंशिकता कहते हैं। इसे बोलते हैं कि आनुवंशिक जो लक्षण होंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाएंगे, इसे बोलते हैं हम आनुवंशिकता। इसकी खोज, आनुवंशिकता की खोज 1662 में 1662 में ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। किसने करी थी? 1662 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसी कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने जो अपने प्रयोग करे थे वो गार्डन पी या गार्डन मटर पर करे थे। इन्होंने आनुवंशिकी के 3 सिद्धांत दिए थे। आइए जानते हैं वो 3 सिद्धांत क्या हैं उसके विषय में। अभी हमने पढ़ा आनुवंशिकता। आनुवंशिक खोज किसने करी है? 1662 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और इन्होंने अपने प्रयोग करे हैं गार्डन पी पर। तो इनके जो नियम हैं इसके बारे में जानते हैं। क्या है? नंबर 1 है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम प्रभाविता का नियम प्रभाविता का नियम क्या है? ये प्रथम पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी में क्या है? यदि हम 2 लक्षणों को एक साथ लें और उनका संकरण कराएं, तो प्रथम पीढ़ी में क्या होगा? एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर प्रभावी हो जाएगा, यानी कि एक लक्षण तो छुप जाएगा और एक लक्षण केवल दिखाई देगा। तो इसे ही बोलते हैं प्रभाविता का नियम। जैसे हम देखते हैं कि 2 लक्षण, एक लाल और दूसरा हरा हमने लिया, यदि इनके बीच में संकरण कराएं तो F1 पीढ़ी में क्या होगा? ओनली एक ही लक्षण दिखाई देगा। जैसे हम कहें लाल, ये हरा जो है ये छुप जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे बोलते हैं प्रभाविता के नियम, कि लाल कलर ही प्रभावी रहा है प्रथम पीढ़ी में। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं ये होता है प्रभाविता का नियम जो F1 पीढ़ी में। यदि हम दूसरी पीढ़ी में जाएं तो दूसरा नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम। नंबर 2 है पृथक्करण का नियम। ये F2 पीढ़ी है, यानी कि दूसरी पीढ़ी। इसमें क्या होगा? यदि ये जो लक्षण आए हैं प्रथम पीढ़ी के, इनके बीच में संकरण कराया जाए तो ये दोनों लक्षण, लाल और हरा लक्षण जैसे हैं, ये दोनों लक्षण अलग अलग हो जाएंगे। तो इसे ही हम बोलेंगे पृथक्करण का नियम। इनका अनुपात क्या होगा? इनका अनुपात 1:2:1। इन लक्षणों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में आएगा। तो ये हमारी होगी द्वितीय पीढ़ी। नंबर तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अवयुहन का नियम। अवयुहन का नियम स्वतंत्र अवयुहन का नियम। इसमें क्या होता है? यदि हम 2 लक्षणों को एक साथ लें और द्वितीय पीढ़ी में देखें तो उसमें क्या होगा? ये सभी लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे, और ये लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र होकर 9:3:3:1 के अनुपात में हमें दिखाई देंगे। तो इसे ही हम बोलते हैं स्वतंत्र अवयुहन का नियम। तो अभी हमने जाना कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1662 में आनुवंशिकता की खोज करी थी। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक या आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, और इन्होंने अपने प्रयोग करे हैं गार्डन पी पर या गार्डन मटर पर। इसके बाद हमने देखा आनुवंशिकी के 3 नियम जो इन्होंने दिए हैं। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अवयुहन का नियम। अब जानते हैं हम इसके आगे जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं। जीनोम प्रोजेक्ट
जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि ये जो केंद्रक है इसके अंदर धागेनुमा संरचना क्रोमोसोम्स की होती है और इनके ऊपर जीन्स लगे होते हैं, जीन्स लगे होते हैं। ये जीन्स हैं, ये गुणसूत्र हैं, गुण सूत्र, और ये लगे हैं जीन्स, जीन्स जिन्हें हमने बताया था कि जीन्स जो हैं अनुवांशिकी की कार्यात्मक इकाई, इनमें जेनेटिक कोड छुपे होते हैं, जेनेटिक कोड इनके अंदर छुपे होते हैं। तो जीनोम प्रोजेक्ट में क्या होगा, ये जो जीन्स हैं, कौन सा जीन में कौन सा कोड छुपा हुआ है, इसके बारे में इस जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अध्ययन किया जाता है। क्या होता है जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम प्रोजेक्ट में ये जो जीन प्रत्येक क्रोमोसोम्स पे लगे हुए हैं, तो प्रत्येक जीन की क्या कोड छुपा हुआ है प्रत्येक जीन में, इसके बारे में जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जाना जाता है। समझ में आई भाई? तो ये होता है हमारा जीनोम प्रोजेक्ट, यानी कि जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने भी जीन लगे हुए हैं और उनमें क्या क्या कोड छुपे हुए हैं, इसके बारे में जाना जाता है कि किस जीन में कौन सा कोड छुपा हुआ है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये अभी मैंने बताया कि हमने क्या काम करा, जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन लगे हुए हैं और उनके अंदर जो कोड छुपे हुए हैं उनके बारे में जाना। अब इसमें क्या होगा, कुछ जीन अच्छे होंगे और कुछ जीन बुरे होंगे। तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम क्या काम करेंगे, इसमें से जो खराब जीन है उन्हें वहां से निकालकर और अच्छे जीन डालना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत आता है। एक बार और सुनो, जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा हमने क्या काम करा, प्रत्येक क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन लगे हुए थे उनमें क्या क्या कोड छुपे हुए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि जीनों के अंदर कुछ लक्षण अच्छे भी होंगे और कुछ लक्षण खराब भी होंगे, तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम खराब लक्षणों को इसमें से निकालकर उसमें अच्छे जीन डालना जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत होता है, या जैव प्रौद्योगिकी हम इसे बोलते हैं। तो इसी के द्वारा हमने बहुत सारी जातियां बनाई हैं, जैसे हम देखते हैं बीटी बैंगन, बीटी कपास के विषय में। तो अभी जैसे मैंने बताया, अभी बीटी बैंगन, बीटी कपास, इस प्रकार की वैरायटी इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाई गई। अब वर्तमान में तो ऐसी स्थिति है कि जीव जीव के जीनों को चेंज करा जाता था, लेकिन अब जीव के जीनों को पौधे के जीनों में भी डाला जा रहा है। जैसे ये है हमारा बीटी बैंगन, एक बैक्टीरिया, प्रकृति में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी कि जीवाणु पाया जाता है जो मिट्टी में होता है, जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। उसके जीनों को निकालकर पौधे के जीन में डालकर ये वैरायटियां बनाई गई। इसकी फुल फॉर्म भी है वो, ये यही बैक्टीरिया है जिसे बोलते हैं बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। क्या नाम है? बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया के जीनों को निकालकर बैंगन के जीन में डालना से जो वैरायटी बनाई गई है उसे ही हम बीटी बैंगन या बीटी कपास के नाम से जानते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत आता है। इसके बाद हम देखते हैं डीएनए की संरचना। देखो डीएनए की जो संरचना है वो डबल हेलिक्स मॉडल है। इस प्रकार से डीएनए की संरचना क्या होती है, इस प्रकार से होती है। इसे बोलते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का
डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। इसकी खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज करी थी वाटसन व क्रिक। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और ये कब दिया था? 1660 में। तो इस डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया है वो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि नाइट्रोजनी बेस के बने होते हैं। नाइट्रोजनी बेस इस प्रकार से इसमें लगे रहते हैं, डबल बॉन्ड और आपके ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं? एक तो प्यूरिन और एक प्रीमिडीन। प्यूरिन प्रीमिडीन, ये दो नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरिन और प्रीमिडीन। प्यूरिन में दो नाइट्रोजन और होते हैं, नंबर एक एडिनिन, एडिनिन, नंबर दो थाइमीन, थाइमीन। और ऐसे ही प्रीमिडीन में भी दो होते हैं, नंबर एक है ग्वाइनिन और नंबर दो साइटोसिन। ग्वाइनिन और नंबर दो है साइटोसिन, साइटोसिन। ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन के बेस होते हैं, मैंने बताया कि प्यूरिन जो है उसमें एडेनिन और थाइमिन रहता है, जबकि पिरिमिडिन में ग्वाइनिन और साइटोसिन होता है। जो एडेनिन और ग्वाइनिन है इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ग्वाइनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो अभी हमने जाना डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल, ये बताया है वाटसन क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, और ये बना होता है प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन में दो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि पिरिमिडिन में दो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, ग्वाइनिन और साइटोसिन। ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और ये बंध हाइड्रोजन के बने होते हैं। तो आज हमने पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोम प्रोजेक्ट, आनुवंशिकी के बारे में, यानी कि ये सभी टॉपिक टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी से संबंधित थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।